प्लीज़ थोड़ा जल्दी से करिए। चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन के अगले टॉपिक में। अब ज़रा देखिए, अगला जो हमारा टॉपिक होगा फर्मेंटेशन के बारे में हम देखें तो एक हम कॉमन प्रोसेस अब देख लेते हैं। एक कॉमन प्रोसेस क्या है, इस चीज़ को हम लोग देखें। हमने देखा कि ग्लाइकोलाइसिस होती है, जैसे ये देखिए ग्लूकोज होता है और इस ग्लूकोज का यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के दौरान पायरुविक एसिड में विखंडन होता है, पायरुविक एसिड में ब्रेकडाउन होगा। फिर इस पायरुविक एसिड का हम आप अगर देखें तो सामान्य रूप से ये देखिए, इसको हम दिखा दे रहे हैं। ये आ गया जैसे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और आप ये देखिए ये हो जाएगा एरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, या हम अगर इसको इस तरह से कर दें, इसको केवल हम दो कैटेगरी में डिवाइड करें, एक एरोबिक हो गया और इसको हम क्या कर दें, दूसरे को ये आयन एरोबिक कर दें, आयन एरोबिक। और आयन एरोबिक को हम क्या कर दें, यहाँ दो एग्जाम्पल में बांट दें। एक हो जाएगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरा क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और एरोबिक में आपने देखा ही कि एरोबिक में यहाँ पर क्या पाया जाएगा, आपको पता है क्रेब्स साइकिल एंड ETS। ये तो ये जो पायरुविक एसिड है, इस पायरुविक एसिड का उपयोग हम अगर देखें तो एन एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में भी हो रहा है। एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ये देखिए फर्मेंटेशन के अंतर्गत, सपोज करिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एरोबिक में आप जानिए कि जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगा तो उस समय यहाँ पर क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, जो कि आपने ये पूरा प्रोसेस पढ़ लिया है, इसको आपने पूरा पढ़ लिया है। अब हमको इसी को देखना है, फर्मेंटेशन को देखना है। ठीक है, अब हम फर्मेंटेशन को देखें तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि फर्मेंटेशन क्या है। चलिए फर्मेंटेशन, और इसको हिंदी में किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन, इसकी देखिए जरा हम डेफिनेशन देखें फर्मेंटेशन की क्या होती है। यहाँ पे कुछ बातों को आप ध्यान में रखिए। इट इज ए एनएरोबिक रेस्पिरेशन, यह एक प्रकार का क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। ओके, अब ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है
तो फिर हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, हमने फर्मेंटेशन क्यों कहा, एनएरोबिक ही हम क्यों नहीं कहें, फर्मेंटेशन हम क्यों कहने लगे। अब हमको ये देखना है कि ये चीज़ आप अगर देखिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेल है ये, और इस सेल में, सेल के अंदर यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज है, और इस ग्लूकोज से यहाँ पे पायरुविक एसिड का निर्माण होता है, और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस, और यह एक क्या है, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन विद इन सेल के भीतर हो रहा है। और जरा हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आप जरा देखिए, एक ये एक्सटर्नल मीडियम है, क्या है ये एक एक्सटर्नल मीडियम है, और इस एक्सटर्नल मीडियम में हमने क्या रख दिया, सपोज करिए हमने यहाँ पे पायरुविक एसिड रख दिया, या और कोई सब्सटेंस हमने यहाँ पे रख दिया, और फिर इसमें हमने क्या किया कि ये देखिए, ये आप देखिए, ये हमने रख दिया यहाँ पर, सपोज करिए हमने ईस्ट डाल दिया, या हमने क्या किया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म हमने रख दिया, ये बात समझिए। तो अब यहाँ पर भी ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, लेकिन हम इसको फर्मेंटेशन कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि किसी लिविंग बॉडी में, ये देखिए, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब किसी एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम है ये एक्सटर्नल मीडियम में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, तो उसी को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी। फर्मेंटेशन एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन अवायवी श्वसन है, लेकिन यह श्वसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में किसी बाह्य माध्यम या एक्सटर्नल मीडियम में संपन्न होता है। तो हम ये देखिए डिफिनीशन को देख लिए। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है किसी सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा, विद इन सेल होगा, अंदर जब होगा तब वो हम क्या कहते हैं, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हमको यहाँ से देखना है कि फर्मेंटेशन में फर्स्ट टाइम जो रिएक्शन दिया गया था, फर्स्ट रिएक्शन फर्मेंटेशन का दिया गया था किसके द्वारा, बाई गे-लुसाक ने यहाँ पर इन्होंने रिएक्शन दिया था C6H12O6 C2H5OH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर इनकी साइन ये दी गई थी, इक्वल साइन दिया गया था, इस बात को आप रखिए याद। एरो नहीं इन्होंने दिया था, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन बाई गे-लुसाक। फर्मेंटेशन टर्म बाई यल पास्चर, लुई पास्चर के द्वारा फर्मेंटेशन टर्म का उपयोग किया गया था। और आप ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की उपस्थिति में ये हो रहा है। इस बात को आप लिखिएगा कि फर्मेंटेशन एक्सटर्नल मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम में और किसकी उपस्थिति में होगा, एक्सटर्नल मीडियम में माइक्रो
माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में, उपस्थिति में होगा, ठीक है। तो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कहाँ पे होगा, इन एक्सटर्नल मीडियम या विद इन आउटसाइड ऑफ द बॉडी, और एक्सटर्नल मीडियम में होगा। और ये एक्सटर्नल मीडियम जो होता है वो कैसा होता है, वो लिक्विड होता है। कैसा होगा, लिक्विड होगा। ओके, चलिए ये बात हम जानते हैं। और इसी फर्मेंटेशन से रिलेटेड एक साइंटिस्ट और फेमस हैं, जिनको हम बुकनर कहते हैं। बुकनर ने क्या किया था, ये एक एंजाइम को एक्सट्रैक्ट किया था, जिसको हम जाइमेज कहते हैं, फ्रॉम ईस्ट सेल। जाइमेज एंजाइम को इन्होंने अलग किया था, ठीक है, जिसको इन्होंने अलग किया था जहाँ से, वो क्या है, ईस्ट सेल है, जो कि फर्मेंटेशन में इस एंजाइम का रोल होता है। तो यहाँ पर ये भी बात आप इम्पोर्टेंट याद रखेंगे। अब हम ये देखते हैं कि फर्मेंटेशन से रिलेटेड आप कुछ सेंटेंस देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर आप देखिए एग्जाम्पल क्या होगा। पहला, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अब जरा देखिए ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यहाँ पे है। सपोज करिए हम अगर ईस्ट को ही ले लें, अगर हम ईस्ट को ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये स्टार्च है, स्टार्च किस में बदल जाएगा, ग्लूकोज में बदल जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। फिर ग्लूकोज से यहाँ पर आप देखेंगे क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। क्या बना, पायरुविक एसिड बनेगा। और पायरुविक एसिड के बाद ही यहाँ पर फर्मेंटेशन होना है, ठीक है। पायरुविक एसिड के बाद यहाँ पर फर्मेंटेशन होना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये देखिए पायरुविक एसिड बन गया। अब हम आगे देखें क्या होगा। यहाँ पे क्या हुआ, पायरुविक एसिड, ये इसका रिएक्शन है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का। ये तो हम केवल इस तरह से दिखाए कि पहले क्या होगा, इनकी बॉडी में स्टार्च का इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे आप देखिए पायरुविक एसिड है, पायरुविक एसिड का यहाँ पर पायरुविक एसिड डीकार्बोक्जिलेज एंजाइम की उपस्थिति में CH3CHO, ये देखिए एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ, प्लस यहाँ पे क्या निकल जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब हम ये देख रहे हैं जो कि डिकार्बोक्जिलेशन हो रहा है, इसमें 3 कार्बन और यहाँ पर 2 कार्बन कंपाउंड बना। फिर हम ये देखें CH3CHO 2 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NADH प्लस, यहाँ पे हम ले लें हाइड्रोजन आयन। अब ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसको रिड्यूस कर देगा, किसको, एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को जब ये रिड्यूस करेगा तो किस में करेगा, किस में रिड्यूस करेगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, इसको रिड्यूस किया। जब इसको रिड्यूस कर रहा है तो यहाँ पर बन जाएगा CH3CH2OH प्लस NAD आयन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर रिडक्शन क्रिया हो रही है और यहाँ एंजाइम क्या हो जाएगा, एल्कोहलिक
डिहाइड्रोजिनेज। ये सब बातें भैया देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, जब मैं आपको वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन बता रहा था तो मैंने बताया था कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन किसके केस में होता है, इन प्लांट्स के केस में होता है। और प्लांट के केस में ये एल्कोहलिक फर्मेंटेशन या एनारोबिक रेस्पिरेशन जब होगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, तो प्लांट में ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। अब आगे हम ये देखें दूसरा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होगा। इसको आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर पायरुविक एसिड, सबसे पहले क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और फिर इसके बाद एस्टल्डिहाइड का रिडक्शन होगा। किसमें रिडक्शन होगा, एथिल अल्कोहल में होगा, और यहाँ पर NAD आयन बन जाएगा। ठीक है, और इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हो रही है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब जरा देखिए, जैसे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में आप ये देखेंगे कि क्या होगा, पायरुविक एसिड होगा। जब भी आप आगे की प्रोसेस देखेंगे पायरुविक एसिड से ही देखेंगे। पायरुविक एसिड का यहाँ पर सीधा सीधा लैक्टिक एसिड में रिडक्शन हो जा रहा है। इसमें रिडक्शन हो रहा है लैक्टिक एसिड में, यहाँ पर हो जाएगा NAD आयन, और यहाँ पे हो जाएगा NADH। ठीक है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 3 और यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 3, और यहाँ आप देखेंगे केवल एक ही स्टेप हो रहा है। और अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, चूँकि फर्मेंटेशन लिख रहे हैं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखेंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में ही होगा फर्मेंटेशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड लैक्टी, ये, या लैक्टोबैसिलस लैक्टी। फिर इसके बाद हम देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, ब्यूटारिक एसिड का फर्मेंटेशन। ब्यूटारिक एसिड का फर्मेंटेशन, तो ब्यूटारिक एसिड कब बनेगा, अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर एग्जाम्पल केवल आप नोट कर लीजिए। बैक्टीरिया जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्लास्ट्रीडियम क्लास्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, और यहाँ पर ये बैसिलस ब्यूटाइरिकस, ये बैसिलस बैक्टीरिया और क्लास्ट्रीडियम बैक्टीरिया यहाँ पर ब्यूटारिक एसिड का फर्मेंटेशन करती हैं। अगला एग्जाम्पल जो इम्पोर्टेंट है वो है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हमको देखना है कि एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन मैं लास्ट उसमें ही चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या होता है, C2H5OH होता है, यहाँ पर प्लस ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर CH3COOH, यहाँ पर एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पर
बैक्टीरिया जो होगा एसिटोबैक्टर एसिटी, एसिटोबैक्टर एसिटी। यहाँ पे बात ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में यहाँ पे ये फर्मेंटेशन हो रहा है, इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सभी फर्मेंटेशन अभी तक आपने क्या देखा, ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, लेकिन एसिटिक एसिड का फर्मेंटेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पर विनेगर या सिरके का फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आपने ये देखा है कि घरों में लोग सिरका जब बनाते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे गन्ने का जूस होता है, उस कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन होगा, उस कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तन सबसे पहले एल्कोहल में होता है, और जब एल्कोहल में हो जाता है तो वहाँ पे जो एसिटोबैक्टर एसिटी है, एरोबिक बैक्टीरिया जो है एसिटोबैक्टर एसिटी, वो क्या करती है, उस एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देती है। तो ये हम लोग कुछ फर्मेंटेशन की बात किए। अब आगे थोड़ा सा एक दो टॉपिक कॉमन है उसको देख लेते हैं, फिर प्लांट में भी कुछ रेस्पिरेशन जैसे पैथवे पाए जाते हैं उसका डिस्कस हम लोग करेंगे। तो ये देखें, ये हो गया। एक चीज़ हम देख लें कि RQ आपने पढ़ा होगा, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो श्वसन गुणांक क्या है, इसको हम लोग देखें। ये बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही हम इसकी डिफिनीशन बता दे रहे हैं। इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन एब्जॉर्ब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। इवॉल्व वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्ब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए, तो हम ये RQ में क्या कहेंगे, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट जो होते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और उस रेस्पिरेशन में अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन के अनुपात के बराबर होता है। तो है क्या RQ? रेस्पिरेशन में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन एवं अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन का अनुपात RQ कहलाएगा। और आप ये देखते हैं इसकी जो यूनिट, कोई भी इसकी यूनिट नहीं है, नो यूनिट। ठीक है, अब हम इसको देखें एक एग्जाम्पल से। आप सब जानते हैं, एग्जाम्पल देखें। अगर हम कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जाम्पल सबस्ट्रेट के रूप में क्या है, सबस्ट्रेट, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट आपने पढ़ा है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, लिपिड हो सकता है, ये रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हैं। तो आपने ये देखा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में रेस्पिरेशन में आपने क्या देखा, C6H12O6 + 6O2, यहाँ पर एरो हम लगाएंगे, 6CO2 + 6H2O प्लस यहाँ पर एनर्जी हम लिखते हैं। अब इसका हम कार्बोहाइड्रेट का RQ निकालें तो इसका क्या हो जाएगा, RQ का डिफिनीशन यहाँ पे देखिए, मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड की, ये देखिए मुक्त है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 6CO2, और अवशोषित ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ये अवशोषित ऑक्सीजन है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6O2, तो बराबर कितना आ जाए 6 और 6 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इसका जो RQ होता है, कार्बोहाइड्रेट का जो RQ होगा वो 1 होता है। ये बात आपको याद रखना है, 1 या यूनिटी होती है इसकी।
तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि RQ कैसे निकालते हैं। फिर इसी तरह से अदर एग्जाम्पल हैं, जैसे लिपिड है, अगर इसका आप निकालें, इसका निकाल करके देखा गया, इसका कितना होता है 0.7, मतलब 1 से कम होता है। इसी तरह से प्रोटीन का RQ जो प्राप्त किया गया वो कितना है, ये 0.8 से 0.9 तक, ये भी जो है 1 से कार्बोहाइड्रेट से कम होता है। और कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए, जैसे आप ये देखिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन का आयन एरोबिक रेस्पिरेशन का क्या होगा, आप समझिए। आयन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, C6H12O6, यहाँ तो ऑक्सीजन होगी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H5OH प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2CO2। तो आपने यहाँ पे देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या, इसका RQ कितना हो जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, यहाँ पे हो जाएगा 2CO2 और ऑक्सीजन यहाँ कितना है 0O2 हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का RQ। इसी तरह से आप ये देखें सकुलेंट प्लांट, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। जो सकुलेंट प्लांट्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर सकुलेंट, मैं आपको पढ़ाऊंगा इस बात को। सकुलेंट प्लांट्स में जैसे क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म जहाँ होता है, क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के दौरान यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। अब सोच लीजिए, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है, तो आप यहाँ पे ये समझिए कि इसका तो फिर RQ क्या हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 0 हो गया, 0 कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ऑक्सीजन तो पाई जाती है। हम कर दें यहाँ पे मान लीजिए 6 ऑक्सीजन, तो क्या आ जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो अगर आपसे यहाँ पे कहा जाए कि सकुलेंट प्लांट्स में RQ क्या होगा, तो आप कहेंगे 0 होगा। तो ये सब कुछ वैल्यू है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा। तो RQ में बस इतनी सी बात। और एक कॉमन बात मैं करूँगा, एम्फीपैथिक या एम्फीबोलिक पैथवे की हम चर्चा करेंगे। चलिए देखिए, एम्फीबोलिक पैथवे, ये पैथवे देखिए क्या होता है। हम ये देखते हैं कि शुरू में हमने बताया कि रेस्पायरेशन या श्वसन एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन होता है। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो रेस्पिरेशन क्या हो गया, ओनली कैटाबोलिक प्रोसेस। लेकिन ये देखा गया कि रेस्पिरेशन के दौरान जितनी पैथवे, जो भी पैथवे चलते हैं, वहाँ पर कुछ ऐसे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनते हैं। वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स कुछ दूसरे प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, दूसरे कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं। इसलिए ये पाया गया कि कैटाबोलिक प्रोसेस के साथ साथ रेस्पिरेशन एक एनाबोलिक पैथवे भी है। इसी चीज़ को कहा जाता है एम्फीबोलिक पैथवे। सपोज करिए, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें तो मान लीजिए कि ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट है। और यहाँ पर हम क्या देख लें, ये प्रोटीन है, ठीक है।
और यहाँ पर हम क्या देख लें, ये फैट है या लिपिड है। ग्लूकोज को हमने देखा कि यहाँ पर किस में ब्रेक डाउन हुआ, ये फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट हो गया। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट से हमने ये देखा था कि हमको क्या मिल गया, हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है यहाँ पे क्या मिला, 3 फास्फोग्ली, थोड़ा सा छोटा लिखेंगे, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड ये मिला था। और हमको क्या मिला था, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट ये मिला था। फिर इसके बाद वेरियस इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से होते हुए हमको क्या मिला था, पायरुविक एसिड मिल गया था। फिर पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन हुआ था, किस में हुआ था, एस्टिल को एंजाइम ए में हुआ था। और फिर एस्टिल को एंजाइम ए ने कौन सा एक साइकिल चलाया था, आप ये देखें, इसको हम क्या कहते हैं, क्रेब्स साइकिल। ये एक क्रेब्स साइकिल चलाया था। ठीक है, अब हम ये देखें कि जो फैट है, इस फैट का डाइजेशन किस में होता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में होता है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो किस में होता है, एमिनो एसिड में होता है। अब जरा देखिए, जो फैटी एसिड है, अगर ये रिस्पायरेशन में ये सबस्ट्रेट है तो इस सबस्ट्रेट का यहाँ पर किस में परिवर्तन होगा, ये एस्टिल को एंजाइम ए में परिवर्तित होगा। और ये एस्टिल एंजाइम को में जब परिवर्तित होगा तो फिर यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलाएगा और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान एटीपी का फॉर्मेशन होगा। फिर यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल है, और जब ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ पर आप देखते जाइए तो ये किस में हो जाएगा, ये देखिए कहाँ पे हो गया, ग्लूकोज ये किस में बदल गया, 3 फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। फिर ये अन्य प्रोसेस से होते हुए पायरुविक एसिड, फिर पायरुविक एसिड एस्टिल को एंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर इससे भी हमको एनर्जी मिलेगी। लेकिन ये ब्रेक डाउन पहले किस में होगा, इसमें होगा। ये ब्रेक डाउन किस में होगा, एस्टिल को एंजाइम ए में होगा। इसी तरह से एमिनो एसिड का जब यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, ये किस में हो गया, पायरुविक एसिड में हो गया। और पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किस में हो जाएगा, एस्टिल को एंजाइम ए में हो जाएगा। और फिर ये क्रेब्स साइकिल को प्रारंभ करेगा। तो इस प्रकार से आप देखिए, सब मिलाकर के हमको फैट से, प्रोटीन से जो एनर्जी मिल रही है वो कहीं ना कहीं वो आकर के ये किस में टूट रहा है, एस्टिल को एंजाइम ए